हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि एनटीएससी 2020-21 के स्टेज 1 का एग्जाम काफ़ी सारे स्टेट का हो चुका है। उसी सीरीज में आज हम दिल्ली स्टेट के स्टेज 1 के 13 दिसंबर के मैट और सैट में पूछे हुए सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजी विद पंकज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं जो है MWP023। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन जिसमें बात करते हैं मैथ में पूछे हुए सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की। आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये जो √7 है ये √7 ना हो के सिर्फ 7 है और ये जो √4 है ये √4 ना हो के सिर्फ 4 है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 4√3 जो कि इक्वल लिख सकता हूं मैं √3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू 2 के। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + √3 का स्क्वायर, मतलब कि 7 + 4√3 को मैं लिख सकता हूं ये। उसी तरह 4 + 2√3 को मैं लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं ये। तो देखो अगर मैं इसका रूट सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2 + √3 और सिमिलरली अगर मैं इसका रूट सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा √3 + 1। अब यहाँ पे माइनस का भी निशान है तो देखो 2 + √3 में से जब मैं माइनस करूंगा √3 + 1 को तो ये आ जाएगा 2 - 1 जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के। तो मतलब इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ गई। तो मतलब अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन सबको स्क्वायर करके प्लस करना है। तो ये आ जाएगा, जब आप इसे स्क्वायर करके सम करोगे तो ये आ जाएगा 330 के इक्वल, जो कि है हमारे सेकंड ऑप्शन में। तो मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर मान लो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर थोड़ी सी करेक्शन है इस क्वेश्चन में तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमारे को बोनस भी कर दिया जाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें दिया हुआ है कि 20% ऑफ x y के इक्वल है तो y% ऑफ 20 किसके इक्वल होगा, हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू x इज इक्वल टू y और यहाँ से अगर मैं x/y की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी 5/1 के इक्वल। सिमिलरली इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे y% ऑफ 20 को p% ऑफ x के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा y इंटू 20/100 इज इक्वल टू p इंटू x/100। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से x/y की वैल्यू आ जाएगी 20/p। तो देखो यहाँ पे 5 है, अगर मुझे इसे 20 बनाना होगा तो मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 20/4। तो मतलब यहाँ से y क्या आया 4 के इक्वल, तो यहाँ से p भी क्या हो जाएगा 4 के इक्वल। और हमारे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा कि y% ऑफ 20 मतलब 4% ऑफ x के इक्वल है, जो कि है हमारे पहले ऑप्शन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें फर्स्ट 12 टर्म का सम बताना है किसी AP का जिसका nth टर्म हमें इस एक्सप्रेशन से मिलता है। तो देखो A1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 3 + 4 जो कि आ जाएगा 7 के इक्वल, और A12 की वैल्यू में निकालूं तो ये आ जाएगा 3 × 12 + 4 जो कि इक्वल आ जाएगा 40 के। तो अगर मैं S12 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा n/2 A + an। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6 × 47 और ये आ जाएगा 282 जो कि है हमारे थर्ड ऑप्शन में। तो मतलब हमारा S12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 282 और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थर्ड। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2 गुड्स ट्रेन ईच 500 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। Their speed are 45 km/h and 30 km/h respectively. Find the time taken by the slower train to pass the driver of the faster one. तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो आपके पास दो ट्रेन्स हैं, एक तो है ट्रेन T1
और दूसरी है ट्रेन T2। ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। T1 की जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर और T2 की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारा ड्राइवर बैठा हुआ है, तो अगर T2 को इस ड्राइवर को पास करना है तो इसे अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये दोनों ही चल रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों की जो स्पीड है वो आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसे मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 100। ये काटेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये 3 से कटेगा 6 टाइम पे और 6 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 24 सेकेंड। तो मतलब हमारे ट्रेन को ड्राइवर को पास करने में कितना टाइम लगेगा? 24 सेकेंड, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें गिवन एपी का नेक्स्ट टर्म बताना है। तो देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे 3√2, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे 5√2 और इसे मैं लिख सकता हूँ 7√2। तो मतलब हमारा नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 9√2 और 9√2 को अगर मैं 9 रूट के अंदर ले जाऊं तो लिखूंगा 81 इंटू 2 जो कि आ जाएगा √162 के इक्वल, जो है हमारे थर्ड ऑप्शन में। तो मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी एपी का p प्लस क्यूएथ टर्म जो है वो हमें m दिया हुआ है और p माइनस क्यूएथ टर्म जो है वो हमें n दिया हुआ है, तो हमें pth टर्म बताना है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे m की वैल्यू पूछूं तो ये इक्वल आ जाएगी a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी के, और अगर n की वैल्यू पूछो तो आप कहोगे a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी के। अगर मैं इन दोनों आपस में ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 2a प्लस ये हो जाएगा 2p माइनस 2 इंटू डी, क्योंकि q से q कट जाएगा ऐड करने के बाद। और इस पूरी इक्वेशन को जो हमारे पास ऐड करके बन के आई है उसे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू 2d, और ये क्या है हमारी pth टर्म है। तो मतलब वो किसके इक्वल है, m प्लस n बाई 2 के। तो मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक फ्लाइट जो है वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, पर खराब वेदर होने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो टाइम है वो 30 मिनट से बढ़ जाता है। तो हमें उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो मैंने माना कि पहले वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, लेकिन अब वो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो अब उसे कितना टाइम लग रहा होगा, आप कहोगे 600 अपॉन में x माइनस 200, जो कि ज्यादा होगा पहले वाले टाइम से, मतलब कि 600 अपॉन x, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें 30 मिनट, जो कि है हाफ आवर के। तो यहाँ से 600 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 200, ये आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 200 और ये आ जाएगा हाफ के इक्वल। यहाँ से ये कट जाएगा, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 600 इंटू 200 इंटू 2 और ये इक्वल आ जाएगा x माइनस 200 इंटू एक्स के। तो देखो इसको मैं यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, 600 इंटू 400 और ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 200। तो यहाँ से मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 600 किलोमीटर पर आवर। आप देखोगे कि यहाँ से x की वैल्यू 100 सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब अब हमें टाइम निकालना है पहले वाला, तो ये डिस्टेंस था 600, स्पीड है 600, तो टाइम आ जाएगा 1 आवर का, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक टावर को ऑब्जर्व किया जा रहा है एक पॉइंट से, और इस तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का उसके फुट ऑफ द टावर से वो इक्वल है उसकी हाइट ऑफ द टावर के। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो देखो इसके लिए पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल हो गया 90 डिग्री, हमें यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है, तो मतलब ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर एक एंगल 90 है और दो एंगल इक्वल है, इट मींस ये एंगल कितने डिग्री का होगा, आप कहोगे 45 डिग्री का। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्कूल के अंदर 1400 बच्चे हैं, जिसमें से 25% जो है वो चश्मे पहनते हैं, और उन चश्मे पहनने वालों में भी 2/7 जो है वो बॉयज हैं, लड़के हैं।
तो हमें गर्ल्स के नंबर बताने कि वो कितनी लड़कियां हैं जो चश्मे पहनती हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं 1400 का 25% निकाल लूंगा जो कि आ जाएगा 350 के इक्वल। अब यहाँ पे अगर मान लिया मैंने कि 7 बच्चे हैं टोटल जो चश्मे पहनते हैं, तो 7 की वैल्यू असल में कितनी दी हुई है 350, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 50 क्योंकि ये कट जाएगा यहाँ से 50 टाइम पे। अब देखो यहाँ पे 2/7 बॉयज का रेशियो दिया हुआ है, कहने का मतलब यह है कि 7 में से अगर 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, आप कहोगे 5, तो एक की वैल्यू अगर 50 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 250। मतलब कि कितनी लड़कियां चश्मे पहनती है, आप कहोगे 250, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि PQR एक बिजनेस पार्टनरशिप में आते हैं, जहां पे P जो है इतना अमाउंट 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, Q जो है इतना अमाउंट 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा और R इतना अमाउंट 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ P जो है एक वर्किंग मेंबर है पूरे बिजनेस का, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट का 5% अलग से मिलता है। अगर जो पूरा प्रॉफिट इतने रुपए का हुआ है तो हमें Q का शेयर बताना है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना कि इसको करने के लिए सबसे पहले हम P, Q और R का प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो देखो प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो P ने कितना इन्वेस्ट किया है 6500 कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए। Q ने किया है 8400 5 मंथ्स के लिए और R ने किया है 10,000 3 मंथ्स के लिए। तो अगर हम इन तीनों के रेशियोज निकालेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 13, 14 एंड 10 के। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे को प्रॉफिट कितने का हुआ है 7400 का, लेकिन P जो है इसमें से 5% पहले ही रख लेता है। तो मतलब इसका 5% कितना होगा, आप कहोगे 370। तो मतलब अब जो तीनों में बटेगा वो होगा 7400 माइनस 370। ठीक है, तो मतलब ये कि ये जो टोटल प्रॉफिट आया है हमारे पास 37, उसकी वैल्यू असल में कितनी है 7400 माइनस 370। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि P जो है 5% उसमें से पहले ही रख लेता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 10, मतलब कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 190 के इक्वल। तो हमें यहाँ पे Q का शेयर बताना है, किसका बताना है, Q का शेयर, और Q का शेयर है हमारा 14। तो अगर 1 की वैल्यू 19 है तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 इंटू 190, जो कि इक्वल आ जाएगा 2660 रुपीज के, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। मतलब कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि जॉन अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिलिंग करता है तो स्कूल हमेशा टाइम पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिलिंग करता है तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि वो कितने डिस्टेंस तक साइकिलिंग करता है स्कूल पहुंचने के लिए। तो अब आप यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस करो कि जो डिस्टेंस है वो हमारा कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो मतलब मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि S1 अपॉन S2 जो होगा वो T2 अपॉन T1 के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे S1 की वैल्यू 10 और S2 की वैल्यू 15 रख दूं तो ये आ जाएगा 2/3 के इक्वल। इट मीन्स T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 2/3। तो ये जो एक जल्दी पहुंच रहा है तो उसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, आप कहोगे 12 मिनट। और अगर मैं 3 की वैल्यू पूछूं तो आपसे ये आ जाएगी 36 मिनट। मतलब कि हमारा जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा S1 इंटू T1। S1 था हमारा 10 और T1 हमने निकाला है 36। अगर मैं इसे 60 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो मतलब हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 6 किलोमीटर, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, तो हमें इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा, जो कि इक्वल आ जाएगा 24/7 के। मतलब कि tan अल्फा इक्वल हो जाएगा 24/7 के। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ जिसमें ये एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 25। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में tan अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 24/7 माइनस 75। कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 7/25 माइनस सेक अल्फा हो जाएगा हमारा 25/7।
ये इससे कट जाएगा 2 बार पे, ये कट जाएगा 3 पे और ये कट जाएगा 1 पे। तो ये आ जाएगा 48 माइनस 21 माइनस 25, ये हो जाएगा 48 माइनस 46 जो कि आ जाएगा 2 के इक्वल। और ये है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 98 दी हुई है, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से निकालनी होगी तो वो इक्वल हो जाएगी 98 प्लस 2 अंडर द रूट के, और ये आ जाएगा अंडर द रूट 100 जो कि इक्वल होता है 10 के। तो मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 10 के इक्वल। तो मतलब अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वल हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 के, जो कि आ जाएगा 1000 माइनस 30, और ये इक्वल आ जाएगा 970 के, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे इस वाले क्वेश्चन का। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि फादर और सन की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 7:3 है, और यहाँ पे 10 साल बाद जो है इनकी एज का रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है फादर की। तो देखो इसे कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज के रेशियो दिए हुए हैं 7:3, और 10 साल बाद जो है इनके रेशियो हो जाएंगे 2:1। तो देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे कि 7 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें आपस में माइनस कर देंगे। उसके बाद 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें भी आपस में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये इक्वल आ जाएगा 10 के, मतलब जो रेशियो में 1 की वैल्यू है वो असल में 10 के इक्वल है। तो हमें फादर की प्रेजेंटेज बतानी है, तो मतलब ये 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 70 ईयर्स, क्योंकि 1 की 10 है तो 7 की 70 आ जाएगी। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारे इस वाले क्वेश्चन का। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि हमें रॉन्ग नंबर बताना है सीरीज के अंदर। तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 28, इन दोनों के भी बीच का डिफरेंस है 28, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 29 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 27। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 41 की जगह पे 42 मान लूँ, तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 28 हो जाएगा और इन दोनों के बीच का भी 28 हो जाएगा। तो मतलब हमारी सीरीज में 41 रॉन्ग नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें यहाँ पे भी रॉन्ग नंबर ही बताना है। तो देखो ये है 2 की पावर 1 माइनस 1, ये है 2 की पावर 2 माइनस 1, ये है 2 की पावर 3 माइनस 1, ये है 2 की पावर 4 माइनस 1, ये है 2 की पावर 5 माइनस 1, ये है 2 की पावर 6 प्लस 1, और ये है हमारा 2 की पावर 7 माइनस 1। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो सारे ही माइनस वाले हैं और एक प्लस वाला है, तो मतलब हमारा 65 जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम ही है कि हमें रॉन्ग नंबर बताना है सीरीज के अंदर। तो देखो ये है हमारा 2 की पावर 3 माइनस 1, ये है हमारा 3 की पावर 3 प्लस 1, ये है हमारा 4 की पावर 3 माइनस 1, ये है हमारा 5 की पावर 3 माइनस 1, ये है हमारा 6 की पावर 3 माइनस 1, और ये है हमारा 7 की पावर 3 प्लस 1। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो ऑड नंबर है उनके क्यूब में 1 प्लस हो रहा है, जबकि इस वाली कंडीशन में माइनस हो रहा है, मतलब कि हमारा ये वाला जो नंबर है वो गलत लिखा हुआ है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का। मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 125 प्लस 1, इट मीन्स 126, जबकि यहाँ पे है 124। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, फाइंड द रेशियो इन विच राइस दिस रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड विद द राइस दिस रुपीज पर केजी टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ वर्थ दिस रुपीज पर केजी। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो 7.2 रुपीज पर केजी वाले चावल थे वो मैंने मान लिया कि उसने x केजी मिलाए, और 5.7 रुपीज पर केजी वाले जो चावल थे वो मैंने मान लिया उसने y केजी मिलाए। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7.2x प्लस 5.7y वो किसके इक्वल आ जाएगा, आप कहोगे 6.3 इंटू एक्स प्लस वाई की, जो कि इक्वल आ जाएगा 6.3 इंटू एक्स प्लस 6.3 इंटू वाई के। अगर मैं यहाँ पे इसे रीशफल करता हूँ तो ये आ जाएगा 7.2x माइनस 6.3x, और ये इक्वल आ जाएगा 6.3y माइनस 5.7y के।
तो अगर अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0.9x और यहाँ पे हो जाएगा 0.6y। तो मुझे x बाय y की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.9 के, तो ये आ जाएगा 2/3 के इक्वल। मतलब कि हमारा x रेशियो y किसके इक्वल आ गया, आप कहोगे 2:3 के, वो है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो रॉन्ग एंटर हो गए एज 83 इंस्टीड ऑफ 63। मतलब कि 63 लिखा जाना था लेकिन लिखा क्या गया 83। इस वजह से क्या हुआ कि पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स था वो हाफ से बढ़ गया। तो हमें बताना है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो देखो, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि रॉन्ग एंट्री होने की वजह से टोटल सम पे कितने का फर्क आ जाएगा, तो आप कहोगे 83 में से 63 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 20। मतलब कि टोटल सम जो है हमारा वो 20 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं 20 का सम n बच्चों में बांटूंगा तो हर किसी का एवरेज जो है वो हाफ से बढ़ जाएगा, क्योंकि हाफ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 40, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक स्टूडेंट किसी नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमें परसेंटेज एरर बतानी है पूरी कैलकुलेशन के अंदर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 और 3 का जो एलसीएम है उसे ही अपना नंबर मान लेता हूँ। तो नंबर मेरा हो जाएगा 15। तो अगर मैं इसे 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 9, और अगर मैं इसे 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 25। तो देखो हमारा करेक्ट जो आंसर था वो तो 25 था, लेकिन आया क्या 9। मतलब कि कितना कम हो गया, आप कहोगे 16। तो मतलब 16 कम हो गया हमारा किस पे, 25 पे। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये 4 टाइम पे कट जाएगा, तो परसेंटेज आ जाएगी हमारी 64%। तो मतलब हमारी एरर परसेंटेज कितनी आई, आप कहोगे 64%, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, 2 गुड्स ट्रेन 390 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। Their speed are 42 km per hour and 36 km per hour respectively. Find the time taken by the faster train to cross the driver of the slower one. तो देखो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रही है ट्रेन। तो देखो ये है हमारी ट्रेन T1, ये है हमारी ट्रेन T2, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इन दोनों में ही रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, मतलब रिलेटिव स्पीड निकालूं, तो ये कितनी हो जाएगी 42 माइनस 36, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ही चल रही हैं, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगर हमारी T1 ट्रेन को हमारी T2 ट्रेन के ड्राइवर को पास करना है तो उसे अपनी लेंथ जितने ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे अब टाइम निकालूं तो ये आ जाएगा डिस्टेंस जो कि है 390 मीटर अपॉन में स्पीड जो कि है 6। अगर मैं इसे 50/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा ही जो टाइम है हमारा मिनट में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 3 से 2 टाइम पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा 390 अपॉन में 100 जो कि इक्वल हो जाएगा 3.9 मिनट के। तो मतलब हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बोनस क्वेश्चन हो, क्योंकि 3.9 मिनट जो है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो √225 की जो वैल्यू होगी वो 15 आ जाएगी। 15 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 169, और √169 की वैल्यू आ जाएगी 13। जब मैं 13 इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 121, और √121 की वैल्यू आ जाएगी 11, और जब मैं 11 इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 36, और √36 की वैल्यू आ जाएगी 6, और जब मैं लास्ट में 6 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा √16, मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, जो कि है हमारे फोर्थ ऑप्शन में। तो मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमने हमारे मैथ में पूछे हुए सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सैट के क्वेश्चंस की तरफ। अब बात करते हैं हमारे सैट के क्वेश्चंस की। हमारे सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ट्राइंगल ABC है जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इस तरीके से है कि A जो है वो 2,2 है, और सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है वो -2,2 है।
तो हमें उस ट्राइंगल की साइड की लेंथ बतानी है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जो कि है ए, बी और सी। यहाँ पे ए दिया है हमें 2,2 और मैंने मान लिया कि ये सेंट्रोइड का पॉइंट ओ है जो कि हमें दिया हुआ है -2,2। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो कि कोई भी ट्राइंगल हो उसमें जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो मतलब यहाँ से ये जो AO की वैल्यू है वो 2 के रेशियो में है। और यहाँ से मैं अगर मेरे पास पॉइंट दिए हुए हैं तो AO की वैल्यू निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ से अगर मैं आपसे AO की वैल्यू पूछूंगा तो आप कहोगे ये आ जाएगी -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 के इक्वल, मतलब कि AO की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट्स। तो अब आपने देखा कि जो रेशियो में 2 है उसकी रियल वैल्यू 4 यूनिट्स है, तो मतलब एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आप कहोगे 2 यूनिट्स। और मुझे पूरे मीडियन की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट्स। अब आप एक और चीज यहाँ पे ध्यान से समझो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वही उसकी हाइट भी होती है। तो मतलब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट है मतलब √3/2a वो किसके इक्वल निकाली है हमने, 6 के। तो देखो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12/√3। तो अगर मैं इसे रेशनलाइज करूंगा तो ये नीचे 3 बन जाएगा और ये इससे 4 टाइम्स पे कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4√3 यूनिट्स। तो मतलब हमारे इस ट्राइंगल की साइड जो a है वो कितनी आ गई, 4√3 यूनिट्स, जो कि है हमारे थर्ड ऑप्शन में। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 इज 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ n² - n। तो देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 + 7 + 9 और ये चलता रहेगा कब तक, n टर्म्स तक, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 60 के इक्वल। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों ही तरफ 1 और 3 को ऐड कर दूं, तो देखो ये तो बन जाएगा 64 और ये बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स जो कि इक्वल होता है n² के, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 64। तो मतलब n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8। लेकिन ये जो n की वैल्यू आई है ये हमारे क्वेश्चन की n की वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स अपनी तरफ से ऐड की है, तो वो 2 टर्म्स मुझे माइनस करनी पड़ेगी। तो n की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, सही वैल्यू आएगी, वो आएगी 6। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमें वैल्यू निकालनी है n² - n की, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -6, मतलब कि 36 - 6, और ये आ जाएगा 30 के इक्वल, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया है तो आप SN वाले फॉर्मूला का भी यूज करके यहाँ से n निकाल सकते हैं, n फिर भी 6 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ फर्स्ट p odd numbers is 100 and sum of first q even natural numbers is 90, find the value of p plus q। तो देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट p odd numbers का सम 100 दिया हुआ है, मतलब p² की वैल्यू हमें 100 दी हुई है, तो p की वैल्यू आ जाएगी 10। सिमिलरली सेकंड केस में मतलब इवन नेचुरल नंबर के केस में ये हो जाएगा q × q + 1, जो कि हमें दिया हुआ है 90, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 9। तो मतलब हमारे p + q की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 10 + 9, जो कि होगा 19, और ये है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें इक्वेशन 2 दी हुई है, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल है वो 3 है। इट मीन्स एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है उसे मैं अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे x को 2 पुट कर लिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -1। जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, और जब मैं y की वैल्यू -1 यहाँ पुट करूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब मैं ये तीनों वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करता हूं तो z हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 + 1, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, जो कि है हमारे थर्ड ऑप्शन में।
तो मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें वेरिएबल इक्वेशन से ज्यादा दिए होते हैं तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को अपनी तरफ से कुछ भी मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें इसकी वैल्यू 0 के इक्वल दी हुई है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो मैं इसे लिख सकता हूँ p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 प्लस r की पावर 1/3 जो कि इक्वल है 0 के। मतलब मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। तो मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी 3a इंटू बी इंटू सी के। तो मतलब यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 3 इंटू पी क्यू आर की होल पावर 1/3 के। अब मैं अगर दोनों ही तरफ क्यूब कर दूं तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब इक्वल आ जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा p इंटू क्यू इंटू आर। तो मतलब हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी थी वो किसके इक्वल आई 27 पी क्यू आर के, जो कि है हमारे थर्ड ऑप्शन में। तो मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें यहाँ पे दो एपीज दी हुई हैं और इस तरीके से दी हुई है कि A1 और B1 का जो प्रोडक्ट है वो 120 के इक्वल है, A2 और B2 का जो प्रोडक्ट है वो 143 के इक्वल है और A3 और B3 का जो प्रोडक्ट है वो 154 के इक्वल है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो ये कब बना होगा, ये बना होगा 11 इंटू 13 के मल्टीप्लीकेशन से और ये कब बना होगा 11 इंटू 14 के मल्टीप्लीकेशन से। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसे 14 कंसिडर कर लिया। तो देखो अगर ये AP है और अगर मैं इसे 11 कंसिडर कर लूं तो देखो यहां से यहाँ पे +3 बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी +3 बड़े होंगे तो ये हो जाएगा 8। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 11 पुट कर लिया तो यहाँ पे पुट करूंगा 13 और यहाँ पे पुट करूंगा 11 तो देखो यहाँ से -2 हो रहे हैं तो इससे भी पहले अगर -2 होंगे तो ये आ जाएगा 15 जो कि सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब 15 इज 120। तो देखो अगर मुझे A8 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7 इंटू -2 जो कि इक्वल आ जाएगा 1 के और मुझे B8 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7 इंटू 3 जो कि इक्वल आ जाएगा 29 के। तो मुझे A8 मल्टीप्लीकेशन B8 बताना है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 29 जो कि आ जाएगा 29 के इक्वल और ये दिया हुआ है हमें हमारे फोर्थ ऑप्शन में। तो मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक ट्राइंगल ABC में AX बाइसेक्ट करती है BC को और AX एक एंगल बाइसेक्टर भी है हमारे एंगल A का और AB 12 सेंटीमीटर BX 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें ट्राइंगल ABC का एरिया बताना है। तो देखो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो जाएगा A B C, ये हो गया हमारा X। अगर ये बाइसेक्ट हो रही है तो ये हो जाएगी 3 और ये भी हो जाएगी 3। AB हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ये एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो कि अगर हमारा एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाइसेक्टर थ्योरम, तो देखो ये बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि AB अपॉन AC की जो वैल्यू होगी ना वो BX अपॉन XC के इक्वल होगी। तो देखो AB तो हमें दिया हुआ है 12, AC की वैल्यू हमें नहीं पता और ये दोनों हमें दिए हुए हैं 3 तो ये कट जाएंगे तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें एक और चीज क्लियर हो गई कि ये जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो मतलब ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक और चीज ध्यान से नोटिस करोगे कि ट्राइंगल ABX बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AXC के। इसका मतलब ये कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ही एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो हमें ये चीज भी क्लियर हो गई यहाँ से कि ABX जो है हमारा एक राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ से मैं AX की वैल्यू निकाल सकता हूं तो ये आ जाएगी 144 माइनस 9 अंडर द रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये आ जाएगी रूट 135 जिसे मैं लिख सकता हूं 3√15 सेंटीमीटर। तो अगर अब मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं। मेरे पास हाइट है यहाँ पे 3√15 और बेस है हमारा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम पे और ये आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर
जो कि है हमारे फोर्थ ऑप्शन में। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे इस वाले क्वेश्चन का। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABCD और PQRS हमें दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं और PQRS का जो एरिया है वो A मीटर स्क्वायर है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर मैं आपसे यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD पूछूं तो आप कहोगे ये हो जाएगा 4 मीटर का होल स्क्वायर, इट मीन्स 16 मीटर स्क्वायर। ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो इन दोनों ट्राइंगल का अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर और ये भी आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD में से इन दोनों के एरिया ही माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारे इस अंदर वाले पैरेललोग्राम का एरिया। हमारे इस अंदर वाले पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, जो कि हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अगर इस पॉइंट को मैं x कह दूं और इस ट्राइंगल ADX में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो हमारे AX की वैल्यू आ जाएगी √17। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि PQRS भी अगर एक स्क्वायर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और अगर मुझे इस अंदर वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से, जो कि है 12 मीटर स्क्वायर के इक्वल। बेस है हमारा √17 और हाइट है हमारी PQ, और ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे 12/√17 के इक्वल। तो अगर मैं यहां से PQRS का एरिया आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे एरिया ऑफ PQRS आ जाएगा 12/√17 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 144/17 के इक्वल। अब अगर मुझसे √17 की वैल्यू पूछी जाएगी तो A की वैल्यू मतलब कि जो एरिया की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा √144, जो कि इक्वल हो जाएगा 12 के, और ये 12 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। तो मतलब हमारे इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 199 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 से लेके 199 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे, आप कहोगे 100 ऑड नंबर्स होंगे। तो अगर 100 ऑड नंबर्स होंगे तो इन सब का अगर मैं सम करूंगा तो वो कितना आ जाएगा 10,000, और इनके पीछे अगर कॉस स्क्वायर थीटा लगा है तो मैं लिख दूंगा 10,000 कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यही चीज अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा के लिए करूं जो कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे इवन नंबर कितने होंगे 2 से लेके 200 तक, आप कहोगे 100। तो यहाँ पे इन सब का सम आ जाएगा 100 इंटू 101, जो कि हो जाएगा 10,100 के इक्वल। तो यहाँ पे प्लस में मैं लिख सकता हूँ 10,100 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल दिया हुआ है हमें 10,050 के। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं यहाँ से 10,000 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे 10,000 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 100 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल आ जाएगा 10,050 के। अब अगर मैं यहाँ से 10,000 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 100 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा हमारा 10,050 के। तो ये तो हो जाएगा 1, तो मतलब ये 10,000 बचेगा, और ये 10,000 अगर मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 100 साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 50 के इक्वल। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 50/100 के, तो ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, जहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो अगर मैं इस थीटा को यहाँ पे पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/√2। सिमिलरली थीटा को अगर मैं इसके लिए भी पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3/√2, और इस पूरे का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4/√2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 16/2, जो कि कट के आ जाएगा 8, जो है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। आई होप आपको ये पूरा सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक P मीटर लॉन्ग वायर को 2 पीसेस में कट किया जाता है, जिसमें से एक को सर्कल
और दूसरे को स्क्वायर बनाया जाता है। साथ ही साथ ये जो स्क्वायर है ये इस सर्कल को भी एनक्लोज करता है। तो हमें बताना है कि जो सर्कल का रेडियस होगा वो क्या होगा। तो देखो अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, और अगर आप फिगर में देखो तो ये होगा इसका रेडियस, ये होगी स्क्वायर की साइड, और अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का ही पैरामीटर निकालूं तो ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस 4 इंटू ए इज इक्वल टू पी के। सिमिलरली अगर आप फिगर में एक और बार ध्यान से देखो तो ये भी r हो जाएगी, तो मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू r। तो अगर मैं वो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2r इज इक्वल टू पी के। तो देखो अब मैं यहाँ से अगर r कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू पी। तो ये हो जाएगा r इंटू 2 पाई प्लस 8 इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन 2 पाई प्लस 8, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जहां पे ट्राइंगल AOB का एरिया A है, AOD का एरिया B है, COD का एरिया C है। तो हमें BOC का एरिया बताना है। तो देखो इसे मैंने X मान लिया, और सिमिलरली ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने 9th क्लास की NCERT के 9th चैप्टर की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, जहां पे हमने ये प्रूफ किया है कि A प्लस C का जो सम होता है वो B प्लस X के इक्वल होता है। तो मतलब यहाँ पे X की वैल्यू आ जाएगी A प्लस C माइनस B। तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस प्रूफ के लिए आप इस चैप्टर का ये क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक ट्राइंगल ABC में A एक सेमी सर्कल है, DE एक डायमीटर है, और BC जो है 26 मीटर है। तो हमें रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ये भी r हो जाएगी, क्योंकि ये भी रेडियस हो जाएगा। तो सिमिलरली ये वाली और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल आ जाएगी, तो ये भी हो जाएगी r के इक्वल। तो देखो यहाँ से यहाँ तक है ये r, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक है ये r, तो ये भी हो जाएगा 2r यहाँ से यहाँ तक। और अगर मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो देखो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 45, इन दोनों का सम होगा 120। तो मतलब ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब अगर मैं आपको ये छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे बनाकर दिखाऊं तो देखो ये हो गया 60 डिग्री, ये है 90, तो ये होगा 30। अब देखो 60 के सामने वाली साइड जो होती है वो √3 के रेशियो में होती है, और 30 के जो सामने वाली साइड होती है वो 1 के रेशियो में होती है। तो यहाँ पे अगर ये भी r है तो जो √3 की वैल्यू है वो r के इक्वल है। तो मतलब 1 की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, आप कहोगे r अपॉन √3 के इक्वल। तो मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है ये हो जाएगा r अपॉन √3 के इक्वल। और सिमिलरली हमें पूरे BC की वैल्यू दी हुई है 26 मीटर। तो मतलब मैं यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि r प्लस 2r प्लस r अपॉन √3 की जो वैल्यू है वो 26 मीटर के इक्वल है। तो मतलब 3r प्लस r अपॉन √3 की वैल्यू 26 के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से r अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 1, और √3 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 26√3। और r की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 26√3 अपॉन √3 इंटू 3 प्लस 1। और अगर मैं इसे रेशनलाइज करके सॉल्व कर दूं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस √3। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा 9 माइनस √3, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो मैंने मान लिया कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और ये दोनों ही इस तरीके से है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो देखो ये दोनों ही जो है इस इक्वेशन के रूट है, तो ये इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब अगर मैं इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं तो ये सेटिस्फाई करेगी, मतलब p sin स्क्वायर अल्फा
प्लस क्यू साइन अल्फा प्लस आर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली बीटा के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगी, तो ये हो जाएगा पी साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्यू साइन बीटा प्लस आर इक्वल आ जाएगा 0 के। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्यू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस 2r इक्वल आ जाएगा 0 के। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो कि अल्फा और बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। तो मतलब यहाँ पे बचेगा सिर्फ p, ये हो जाएगा q साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस में 2r इक्वल टू 0। अगर अब मैं इस वाली इक्वेशन में से इसे माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा p साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस q साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और इसमें से ये r माइनस होके 0 हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब इसको मैं अगर उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा p, इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हो जाएगा माइनस क्यू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा p साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू माइनस क्यू, और यहाँ से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल आ जाएंगे आपके माइनस क्यू अपॉन पी के। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन उठा के यहाँ रख दूं तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 2r इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p प्लस 2r इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा p प्लस 2r इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन p। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा p इंटू पी प्लस 2r इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है हमारे इस वाले क्वेश्चन का। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द एवरेज एज ऑफ ऑल 100 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस इज 29 ईयर्स, 2/5 ऑफ द एम्प्लॉइज आर लेडीज, द रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ मैन टू द वुमेन इज दिस, द एवरेज एज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इज। तो देखो यहाँ पे आपसे फीमेल एम्प्लॉय का एवरेज पूछा जा रहा है। तो देखो इसे करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय अगर 5 है तो 5 में से 2 जो हैं वो लेडीज हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे नंबर्स का रेशियो पूछूं मेल और फीमेल का, तो आप कहोगे फीमेल अगर 2 है टोटल 5 है तो मेल हो जाएंगे 3। सिमिलरली यहाँ पे आपको एवरेज का रेशियो क्या दिया हुआ है, आप कहोगे 5:7। अगर अब मैं आपसे यहाँ पे सम पूछता हूं तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। तो रेशियो आ जाएगा हमारा सम का 15:14। अगर मैं टोटल सम निकालता हूं तो ये आ जाएगा 15 + 14 जो कि हो जाएगा 29 और नंबर आ जाएंगे हमारे पास 5। तो मतलब हमारा एवरेज जो रेशियो में आएगा वो आएगा 29/5, जिसकी रियल वैल्यू हमारे को दे रखी है 29 के इक्वल। तो यहाँ से ये 29 से ये 29 कट जाएगा और 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। तो हमारे से एवरेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज पूछा है जो कि है हमारा 7। तो 7 की वैल्यू क्या होगी, इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमें 1/a 1/b और 1/c जो है वो AP में दिए हुए हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे 1/a प्लस 1/c इक्वल हो जाएगा 2/b के। अगर मैं इस b को यहाँ पे भेज दूं तो ये हो जाएगा b/a प्लस b/c जो कि इक्वल आ जाएगा 2 के। अगर अब मैं इस वाली टर्म में दोनों ही तरफ मतलब b/a और b/c के लिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा b + a/b-a और ये हो जाएगा b + c/b-c जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के ही इक्वल। तो मतलब हमारे इस वाली टर्म की जो वैल्यू है वो क्या आई 2। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि x + k एक कॉमन फैक्टर है हमारे इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स का, तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है।
तो देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, x प्लस के को 0 के इक्वल लिख लूँगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के इक्वल, और जब मैं x की वैल्यू माइनस के इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स में पुट करूँगा तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस के प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस पी इंटू के प्लस क्यू इक्वल टू 0। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस एल इंटू के प्लस एम इक्वल टू 0। अगर यहाँ से मैं के स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगी एल के माइनस एम, और ये अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा एल के माइनस एम माइनस पी के प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में से के कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एल माइनस पी, एम और क्यू को अगर मैं उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा एम माइनस क्यू। तो के की वैल्यू आ जाएगी एम माइनस क्यू अपॉन में एल माइनस पी, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है हमारे इस वाले क्वेश्चन का। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, एज अ रिजल्ट ऑफ 40% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी अ पर्सन इज एबल टू परचेज 10 kg लेस राइस फॉर ₹1400। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस बताना है राइस पर केजी का। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। तो देखो अगर अब मैं यहाँ पे प्राइस का रेशियो पूछूं तो पहले 100 रुपये था, अब वो 140 रुपये हो चुका है, तो ये हो जाएगा 5/7। अगर मैं आपसे क्वांटिटी का रेशियो पूछूं जो कि इनवर्स हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 7/5। तो मतलब पहले वो 7 kg खरीदता था तो अब वो 5 kg खरीदता है, तो मतलब 2 kg कम खरीदता है। और इस 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, 10। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, तो इस 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 kg, और इस 5 की वैल्यू आ जाएगी 25 kg। कहने का मतलब ये है कि पहले वो 1400 रुपये में 35 किलो चावल खरीदता था, अब वो सिर्फ 25 किलो ही खरीद पाता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइस जो है वो 40% बढ़ चुका है। तो देखो पहले वो अगर 1400 रुपीज का 35 kg राइस खरीदता था तो पर केजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको यहाँ पे काटोगे तो ये आ जाएगा 40 रुपीज पर केजी। तो मतलब ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना था, 40 रुपीज पर केजी, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें बोट की स्पीड का रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ करंट से। तो देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अगर मैं टाइम की बात करूं तो देखो अपस्ट्रीम उसे लगते हैं 2 मिनट और डाउनस्ट्रीम लगते हैं उसे 1 मिनट। अगर मैं ये मान लूं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है हाफ टाइम, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब कि 1 और ये हो जाएगा 2। तो देखो अपस्ट्रीम जो स्पीड होती है वो होती है b माइनस डब्ल्यू, और जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है b प्लस डब्ल्यू। तो मतलब b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 1 और b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगी 3/2, और हमारा w आ जाएगा, मतलब कि करंट की स्पीड आ जाएगी 1/2। और अगर मैं यहाँ से b/w की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3/1। मतलब कि जो हमारे बोट का रेशियो है करंट की स्पीड के साथ वो है 3:1, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि 20 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का हमें मीन m दिया हुआ है। अगर हम लास्ट के 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को हटा ले तो हमसे पूछ रहा है कि मीन पे कितने % का चेंज आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 1 से लेके 20 तक की फर्स्ट 20 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कंसीडर कर लोगे कि जो यहाँ पे 20 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोली है ना वो 1 से लेके 20 तक की है। तो अगर मैं आपसे इसका मीन पूछूंगा तो आप कह दोगे ये आ जाएगा मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म होगी इसकी 21/2, ठीक है ना। तो मतलब हमारे m की वैल्यू क्या आ गई, आप कहोगे 21/2। और अगर अब मैं यहाँ से लास्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हटा दूं तो ये हो जाएगा 1 2 3
और ये आ जाएगा 14 तक। और अगर मैं आपसे इनका मीन पूछूं तो इनका भी मीन होगा मिडल टर्म, जो कि आ जाएगा 15/2। तो देखो पहले यहाँ पे 21/2 था मीन, अब 15/2 हो गया, तो कितने का चेंज आ गया? आप कहोगे 6/2 का। और ये कितने पे आया है? 21/2 पे। अगर मेरे को इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/7। तो हमारा परसेंटेज क्या आ जाएगा? 200/7%। लेकिन अब आप कहोगे कि ये तो किसी ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे m की वैल्यू रखनी है। तो जब आप थर्ड ऑप्शन में m की वैल्यू 21/2 रखोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 100 और ये 7 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 200/7%। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक बॉक्स है जिसमें इन 4 नंबर वाले कार्ड्स को रखा गया है। सिमिलरली एक दूसरा बॉक्स है जिनमें इन 4 नंबर वाले कार्ड्स को रखा गया है। उसके बाद दोनों ही बॉक्स में से एक एक जो है कार्ड को निकाला जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो दोनों कार्ड निकल रहे हैं उन दोनों के कार्ड का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो वो हमेशा 14 से ज्यादा आए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा बॉक्स 1, यहाँ पे लिखा बॉक्स 2, ये है 1 3 5 7 और ये है 2 4 6 और 8। तो देखो 1 के केस में तो कभी भी जो प्रोडक्ट होगा, 1 को अगर 2 से करूंगा, 4 से करूंगा, 6 से करूंगा या फिर 8 से करूंगा प्रोडक्ट, तो 14 से ज्यादा तो कभी आएगा ही नहीं। और अगर अब मैं 3 की बात करूं तो 2 और 4 के केस में भी कभी 14 से ज्यादा नहीं आएगा। तो मतलब हमारे पास बचे बस यही दो आउटकम, मतलब कि 3 6 18 और 3 8 24। तो मतलब 3 के केस में तो हमारे पास दो फेवरेबल आउटकम आ गए। उसके बाद अगर 5 की बात करूं तो 5 के केस में भी हो जाएगा 5 2 10, मतलब कि ये वाला नहीं माना जाएगा। लेकिन इन तीन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो हमेशा क्या होगा, 14 से बड़ा नंबर आएगा। तो मतलब ये तीन हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो गए। सिमिलरली 7 को जब मैं 2 से करूंगा तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा हमेशा 14 से ज्यादा आना चाहिए, 14 के बराबर भी नहीं आना चाहिए। तो देखो 7 को जब मैं अब इन तीन से ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी हमेशा 14 से ज्यादा नंबर आएगा बड़ा। तो मतलब ये तीन हमारे फेवरेबल आउटकम और हो गए। तो मतलब हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए 8। और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, देखो यहाँ से निकलेंगे 4, यहाँ से निकलेंगे 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएंगे 16। तो मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 8/16, जो कि इक्वल आ जाएगी 1/2 के। ये है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। तो मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमने हमारे सैट और मैट के 2020 के दिल्ली स्टेट के सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो इस स्लाइड का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजी विद पंकज से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट MWB023 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।